हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सेखों। और ये आपका बॉम का लेक्चर है और जिसमें आज हम स्टडी करेंगे। हमारे पास दो टॉपिक है आज चैप्टर फर्स्ट के। जैसे आप देख रहे हो हमारे पास है हायरार्चिकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो हायरार्चिकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का मतलब है भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम होना है वो एक चेन के थ्रू होता है, एक लाइन में होता है, प्रोसेस में होता है। तो हायरार्चिकल का मेन मतलब ही होता है भी चेन, एक लाइन, ठीक है। और डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है जैसे आप लोग देखते हो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे कॉलेज की बात करें तो हमारे यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है, तो उसे बोलेंगे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो आज हम इसको थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास आर्टिकल का नेम है हायरार्चिकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। हायरार्चिकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बेसिकली यूज़ किया जाता है लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जहाँ पर जैसे मारुति है, हुंडई है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें हायरार्चिकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। तो हायरार्चिकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती है जो चेन में कमांड देती है टू मल्टीपल मैनेजमेंट लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक चेन के थ्रू जो मैसेज फ्लो करता है और टॉप लेवल का जो मैनेजर है अपने लोअर लेवल मैनेजर को कमांड देता है, लोअर लेवल का मैनेजर उससे लोअर लेवल को, और फिर वो मैसेज वर्कर्स तक पहुंचता है और वर्कर उस तरह की प्रोडक्शन करते हैं, उस मैसेज को फॉलो करते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो टिपिकली फॉर्मल है एंड फ्लो करता है फ्रॉम दी टॉप डाउन, मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक फ्लो करता है। जो मैनेजर है या चेयरमैन है वो सबसे पहले मैसेज देगा, कोई प्लानिंग करके मैसेज देगा ऑर्गेनाइजेशन को गोल को प्राप्त करने के लिए। तो वर्कर्स ने उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है वर्कर मैसेज देंगे, कोई ऑर्डर देंगे और वो मैनेजर उसको मानेगा। मैसेज फ्लो करेगा टॉप से लेकर बॉटम तक। तो हम बोल सकते हैं जो हायरार्ची है इज विजुअलाइज एज ए पिरामिड। पिरामिड कैसा होता है? ऐसे। तो ये पिरामिड है, टॉप से लेकर मैसेज डाउन तक फ्लो हो रहा है और डाउन में अलग अलग वर्कर आ गए, मैनेजर आ गए, सुपरवाइज़र आ गए, तो उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है जिन्होंने मैसेज को एग्जीक्यूट करना है। तो हम आगे चलते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं आप, दिस स्ट्रक्चर गेट वाइडर एज यू मूव डाउन यूजली विद वन चीफ एग्जीक्यूटिव एट द टॉप फॉलोड बाय सीनियर मैनेजमेंट, मिडल मैनेजर एंड फाइनली वर्कर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पिरामिड है, ऐसे एक पिरामिड है, तो मैसेज टॉप टू डाउन ऐसे वाइड होता जाता है। एम्प्लॉयज़ रोल आर क्लियरली डिफाइंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज द नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अदर एम्प्लॉयज़। और जिन एम्प्लॉयज़ ने मैसेज को मानना है, ऑर्डर को मानना है, वो डिपेंड करता है भी उनकी दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशन है, उनका कैसे बनती है, ठीक है। तो आगे हमारे पास ये डायग्राम है। तो डायग्राम में आप सिंपली देख सकते हो कि सबसे पहले प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने मैसेज दिया, किसको दिया? वाइस प्रेसिडेंट्स को, आप देख सकते हो। तो वाइस प्रेसिडेंट के आगे सब मैनेजर्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के। ये अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मैकेनिकल है, ये सिविल है, ये इलेक्ट्रिकल है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट है। जैसे हमारे यहाँ एचओडी सर्स हैं तो उनके आगे अलग अलग ये लेक्चरार आ गए, ठीक है। तो ऐसे मैसेज ये फ्लो होता जाता है टॉप से लेकर बॉटम तक। आप इसको ईजिली इस डायग्राम से समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 3 लेवल्स होते हैं हायरार्ची के। कौन कौन से हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको हम स्टडी करते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या है? जो टॉप पे पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन का। देखो, टॉप लेवल मैनेजर्स और टॉप मैनेजर्स आर आल्सो कॉल्ड सीनियर मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव। मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन आ गया, ठीक है, जो मालिक आ गया, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ गया। These individuals are at top 1 or 2 level in the organization and hold titles such as,
इनके क्या क्या नाम होते हैं? CEO, CFO, COO, CIO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कॉरपोरेटिव हेड, ये उनकी पोजीशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन पे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके आगे पोजीशंस आ गई ऑर्गेनाइजेशन में। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेगा वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को अफेक्ट करेगी, क्योंकि उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ने आगे रन करना है। और जो टॉप लेवल मैनेजर है, आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हो, जो टॉप लेवल मैनेजर है उसने डेली ये नहीं देखना भी कौन सा वर्कर काम पे है, कौन सा छुट्टी पे है, कौन सी मशीन ख़राब होगी, प्रोडक्शन क्यों बंद पड़ी है। उसने तो अपने प्लान बना दिए, और प्लान को फॉलो किसने करना है? मैनेजर्स ने, वर्कर्स ने। उसने तो सिर्फ कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपरले काम को देखना है। ठीक है, अभी कंपनी कैसे रन कर रही है, मैंने कहाँ से पैसा लाना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसने छोटी बातें नहीं देखनी। तो उसके लिए उसने आगे मैनेजर रखे हैं, जो हम सेकंड में करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इट प्रिपेयर प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर एंटरप्राइज। उसने सिर्फ प्लान और पॉलिसीज़ बनानी है। इट अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव्स फॉर द मिडल लेवल। उसने अपने नीचे वाले मैनेजर्स को अपॉइंट करना है अपने लिए। इट कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट्स। उसने सिर्फ डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को देखना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ए कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड पब्लिक। और आउटसाइड पब्लिक का कॉन्टैक्ट देखना है, कंपनी के फेम और डी फेम को देखना है, मार्केट में नाम कैसे बनाना है कंपनी का, उसके लिए प्लान बनाने हैं। और इट एस्टेब्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। और उसने देखना है कि मेरा कौन सा गोल है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है जिसको मैं लेकर चलूँ पूरे साल के लिए या एक महीने के लिए, किस तरह की प्रोडक्शन मुझे चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है मिडल लेवल मैनेजमेंट। उसकी सेकंड टाइप है, फर्स्ट टॉप लेवल और सेकंड है मिडल लेवल। तो मिडल लेवल में हमारे पास क्या है? मिडल लेवल मैनेजर्स आर दोज इन द लेवल बिलो टॉप मैनेजर्स। जॉब टाइटल क्या उनका? जनरल मैनेजर, GM आ गया, प्लांट मैनेजर जो प्लांट को देखेगा, रीजनल मैनेजर जो किसी रीजन को देखेगा, जैसे इंडस्ट्री अलग अलग जगह पे है, कोई पंजाब में है, हिमाचल में है, जहाँ कोई बिहार में है, तो अलग अलग रीजन में देखना उसने। डिविजनल मैनेजर आ गया। ठीक है, मिडल मैनेजर कैन मोटिवेट एंड असिस्ट फर्स्ट लाइन मैनेजर टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और जो मिडल मैनेजर है उसका मेन काम है जो उसके नीचे मैनेजर्स है उनको मोटिवेट करना है भी काम कैसे निकलवाना है। और कम्युनिकेशन अपवर्ड बाय ऑफरिंग सजेशंस एंड फीडबैक टू द टॉप मैनेजर। और उसने क्या करना है, जो अपने लोअर लेवल मैनेजर है उनको ऑर्डर देना है, और टॉप लेवल मैनेजर को काम के बारे में बताना है भी कैसे हो रहा है, और कम्युनिकेट रखना है, वो भी ज़रूरी है उसमें। तो वो कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजर करेगा। तो फंक्शंस क्या है फिर इसके? इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल दी फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट को देखना है, अगर कोई साइट मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, उसने अपना काम ही देखना है। इट गिव्स डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू लोअर लेवल। और अपने से लोअर लेवल को गाइडेंस देनी है। इट इंटरप्रीट्स एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज़ फ्रॉम टॉप लेवल। जो टॉप लेवल से पॉलिसीज़ बनकर आएंगी, ऑर्डर्स निकलेंगे, उसको इंटरप्रीट करना है, दूसरों को समझाना है उसके बारे में। और समझाना ही नहीं, उसको भी कैसे उसका काम निकलवाना है वो देखना है उसने। इट सेंड्स इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड डाटा टू टॉप लेवल। और जो लोअर लेवल से डाटा आएगा उसको टॉप तक पहुंचाना है उसने। और नेक्स्ट हमारे पास है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आ गए? सुपरवाइज़र आ गया, फर्स्ट लाइन मैनेजर आ गया। और इनके जॉब टाइटल क्या है? जैसे ऑफिस मैनेजर, शिफ्ट सुपरवाइज़र, डिपार्टमेंट मैनेजर, 4 पर्सन स्टोर मैनेजर, जिनको छोटी छोटी जिम्मेवारी सौंपी गई है और उन्होंने अपना काम किससे निकलवाना है? वर्कर से। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली मैनेजमेंट ऑफ लाइन वर्कर्स। और जो ये वाले मैनेजर्स है, जैसे ऑफिस मैनेजर है, शिफ्ट सुपरवाइज़र है, डिपार्टमेंट मैनेजर है, इनका मेन काम है भी वर्कर से काम निकलवाना।
भी वर्कर अपना काम डेली करते रहे, टाइम टू टाइम करते रहे, प्रोडक्शन बंद ना हो, मशीन बंद ना हो और टाइम पे प्रोडक्शन मिल जाए। अगर कोई दिक्कत आती है तो सॉल्व कौन करेगा? सुपरवाइज़र सॉल्व करेगा। अगर उससे भी सॉल्व नहीं होती तो फिर अपने मिडिल लेवल को लेकर जाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम मिडिल लेवल मैनेजर उसे सॉल्व करेगा। और इनका मेन काम है सिर्फ काम करते रहना। इन्होंने गोल को सेट नहीं करना, गोल तो पहले ही सेट होकर आए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो इनके फंक्शंस है, इट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स, नए वर्कर्स को ट्रेनिंग देना। जहाँ कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए तो वो प्रोवाइड करना। इट अरेंज नेसेसरी मटीरियल, मशीन, टूल्स। प्रोडक्शन होगी मशीन के साथ, मशीन चलेगी मटीरियल के साथ, टूल चाहिए, ठीक है। तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है, मटीरियल, मशीन, टूल प्रोवाइड करना। इट प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स, डेली रिपोर्ट तैयार करना। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन को क्रिएट करना इनकी जिम्मेवारी है। इट हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की अगर कोई घरेलू प्रॉब्लम है या आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है वर्कर्स के बीच में, उसको सॉल्व करना है। अगर किसी वर्कर को पैसों की ज़रूरत है वो सॉल्व करना है, उसको छुट्टी चाहिए वो देखना है। इट असाइन जॉब एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स, अलग अलग वर्कर्स को जॉब देनी है भी कौन सा काम करना है, राइट मैन टू राइट वर्क जैसे हम देखते हैं, ठीक है। इट कम्युनिकेट वर्कर्स प्रॉब्लम टू हायर लेवल, और वर्कर ने अपनी प्रॉब्लम लोअर लेवल मैनेजमेंट को बतानी है, लोअर लेवल मैनेजर को बतानी है, और लोअर लेवल मैनेजर ही उसे मिडिल लेवल मैनेजर तक प्रॉब्लम लेकर जाएगा अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है डिपार्टमेंट। जैसे हम बात करें हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टाफ है, अलग अलग एचओडीज़ हैं, तो कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। जो कंप्यूटर का आदमी है वो कंप्यूटर में स्पेशलाइज्ड है, जो मैकेनिकल का है वो मैकेनिकल में स्पेशलाइज्ड है, और जो इलेक्ट्रिकल का वो इलेक्ट्रिकल में स्पेशलाइज्ड है। ऐसे नहीं भी इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल स्टूडेंट को स्टडी करवा सकता है, मैकेनिकल वाला कंप्यूटर को टीच करवा सकता है, नहीं होगा ऐसे। तो उसी तरह जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें डिपार्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन है, काम है, अलग अलग है। किसी का काम है एडवर्टाइजमेंट करना, किसी का काम है मार्केट का सर्वे करना, किसी का काम है प्रोडक्शन करना, किसी का काम है इंडस्ट्री का फाइनेंशियल देखना। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ये सभी की टेंशन नहीं लेगा। जो टॉप लेवल मैनेजर है उसने क्या करना है, अपने लोअर लेवल मैनेजर है और लोअर लेवल मैनेजर ने सब मैनेजर्स जो रखने हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए उसके, और जो डेली रिपोर्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर से लेनी है। तो यहाँ पर हम जैसे स्टडी कर रहे हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच जॉब्स टर्म्स आर कंबाइंड टुगेदर इनटू फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड एज डिपार्टमेंट्स। और जो जॉब्स है इंडस्ट्री में जो फंक्शन है वो एक दूसरे के रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ की करनी है? अगर प्रोडक्शन होगी तो उसकी एडवर्टाइजमेंट है। फाइनेंशियल किसका देखना है? प्रोडक्शन का ही देखना है। तो हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। और डिपार्टमेंट बनाए किसके? जो जो जिस एरिया में स्पेशलाइज्ड है। प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, सर्वे का अलग है, एडवर्टाइजमेंट का अलग है, फाइनेंशियल का अलग है, टू अचीव the goals of the organization. So in this way the entire organization is divided into parts, departments which comprise of a group of employees who carry out activities of similar nature। और हर एक डिपार्टमेंट में चाहे वो अलग डिपार्टमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ है एक्टिविटी जो काम कर तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ वो इंटरलिंक्ड भी है। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कौन कौन से डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस,
ह्यूमन रिसोर्सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जो सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ है इन डिपार्टमेंट्स में होगी, और हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर प्रोडक्शन होगी तो ही मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग किसकी करनी है? हवा की थोड़ी ना करनी है। अगर प्रोडक्शन है, हाथ में प्रोडक्ट है तो ही करेंगे। फाइनेंस किसका देखना है? मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का। ह्यूमन रिसोर्सेस, आदमी किसके लिए चाहिए? प्रोडक्शन के लिए चाहिए। मशीन किसके लिए चाहिए? प्रोडक्शन के लिए। रिसर्च किस काम के लिए चाहिए? प्रोडक्शन के लिए। और दीज डिपार्टमेंट्स आर हेडेड बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कॉल्ड मैनेजर्स ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स बना दिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन के? फर्स्ट है टू स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। हर एक डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज्ड काम है तो वो अपने हिसाब से करते हैं। टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस एंड ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। टू मेंटेन कंट्रोल, कंट्रोल बना रहता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी रिजल्ट इन द increase in efficiency of the management and ultimately the enterprise. It is helpful in fixing responsibilities and accountabilities. डिपार्टमेंटलाइजेशन होने के साथ हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अकाउंट का अच्छे से देखा जाता है, और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टेंशनें दूर हो जाती है मैनेजर्स की। तो हमारे पास मेथड्स है डिपार्टमेंटलाइजेशन के अलग अलग, जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, व्हेन द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेज, फिनांस एट्सेट्रा। फंक्शन क्या है? काम। अगर हर एक डिपार्टमेंट को बनाया जाए अलग अलग उनके फंक्शन के लिए तो वो होगी फंक्शनल डिपार्टमेंट। इन दिस मेथड ऑल द एक्टिविटीज़ related to a function or which are of similar nature are combined in a single unit to give proper direction to the entire group in one go। अगर कोई डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट या तीन डिपार्टमेंट के फंक्शन सिमिलर है तो उनको कंबाइन भी किया जा सकता है, ताकि मैनेजर्स की कमी की जाए, छुट्टी की जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, टॉप मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, और अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारे पास, प्रोडक्शन, परचेजिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग। तो इस मैनेजर ने अपने नीचे मैनेजर रखा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसने अपने नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स सेट कर दिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोसेस। डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोसेस का मतलब है भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो रही है तो सारी प्रोडक्शन एक मशीन पे थोड़ी ना होगी। जैसे ड्रिलिंग चाहिए, वेल्डिंग चाहिए, लेथ चाहिए, मिलिंग मशीन चाहिए, तो अलग अलग मशीन्स के अलग अलग सुपरवाइज़र है। तो वो हो गया प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देनी। जैसे देखो, इन डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोसेस द एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड एज पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसा प्रोडक्शन प्रोसेस है, दीज डिपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड मैन पावर एंड मटीरियल सो एज टू कैरी आउट ऑपरेशन। और अलग अलग मशीन्स को चलाने के लिए मैन पावर चाहिए, मटेरियल चाहिए, क्योंकि मशीन तो है हमारे पास। तो फिर उसके लिए क्या है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सेकंड नंबर वाला, उसने क्या किया, जर्नल मैनेजर, जीएम किसका रखा, प्रोडक्शन का। और उस जीएम ने क्या देखा, स्पिनिंग प्रोसेस देखा, वेविंग देखा, डेइंग देखा, पैकिंग, अलग अलग प्रोसेस देखने स्टार्ट कर दिए। तो नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोडक्ट। अगर हम एक्टिविटीज़ देखें ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे बोलेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोडक्ट। जैसे व्हेन द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी आर कंबाइंड। जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया और प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है मार्केट में, उस प्रोसेस को कंबाइन किया जाए तो उसे बोलेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोडक्ट। तो जैसे आप देख रहे हो हमारे पास है प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट डिवीज़न ए, प्रोडक्ट डिवीज़न बी, अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, प्रोडक्शन का, इंजीनियरिंग का, डिज़ाइन एंड रिसर्च का। इसने एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट ली है कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन हो रही है,
तो मोबाइल फ़ोन सीधा ऐसा थोड़ी है अभी टॉप लेवल मैनेजर बोलेगा वो मोबाइल बना दो, उसका कोई डिज़ाइन भी होगा, उसके लिए कोई इंजीनियर्स होंगे, उसके लिए प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, सब चीज़ देखनी है। तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। कौन कौन से है? डिज़ाइनर सर्च के, जिसने डिज़ाइन तैयार करना है, जिसने इंजीनियरिंग का देखना है, मतलब जिसको इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर चाहिए, बीटेक होल्डर चाहिए, वो देखने हैं। प्रोडक्शन में उसने मशीन देखनी है, मटेरियल देखना है, ठीक है। तो वो बन गया डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोडक्ट, उसे हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय कस्टमर। और जो हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय कस्टमर है उसमें देखना है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाना। जैसे आप देख रहे हो द ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर और क्लाइंट्स। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग तरह के कस्टमर है। अगर कोई बड़ी सिटी है तो वहाँ के कस्टमर अलग है, पैसे वाला कस्टमर है, उसको सर्विस भी चाहिए, होम डिलीवरी भी चाहिए प्रोडक्ट की, और वो पैसे का भी नहीं देखेगा। अगर कोई छोटे शहर का या गांव का कस्टमर है, उसका पैसा खर्च करने का तरीका अलग है, तो वहाँ का कस्टमर अलग टाइप का है। तो फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय कस्टमर करते हैं भी प्रोडक्ट को किस एरिया में सेल करना है, किस रीजन में सेल करना है, उस तरह के कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करना। हम देखते हैं हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके सर्विस सेंटर हमारी सिटीज़ में नहीं होते और बड़ी सिटी में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय कस्टमर की जाती है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट कौन से है? होलसेल डिपार्टमेंट आ गया, रिटेल डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ये जैसे होलसेल है, रिटेल है, एक्सपोर्ट है, ये अलग अलग सिटीज़ में है। एक सिटी में तो ये तीनों डिपार्टमेंट होंगे और एक सिटी में एक ही होगा या दो होंगे या एक भी नहीं होगा। तो वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर भी उसे हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टेरिटरी। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं जैसे जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन करना। हिमाचल में इंडस्ट्री है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, पंजाब में है उसके लिए अलग है। मतलब अकॉर्डिंग टू रीजन हम कह सकते हैं उसे देखना। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हेन द डिवीज़न इज़ बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया इट इज़ कॉल्ड एज टेरिटोरियल डिपार्टमेंटलाइजेशन दिस suitable for the organization that having wide spread operations at different locations। मतलब अलग अलग रीजन्स में इंडस्ट्री है, कोई हिमाचल में है, पंजाब में है, बिहार में है, दिल्ली में है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्ट बन रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे किसी जगह पर गियर बन रहे हैं, किसी जगह पर बॉडी पेंट हो रही है, किसी जगह पर बॉडी बन के तैयार हो रही है गाड़ी की, तो अलग अलग रीजन्स है, तो वहाँ पर अलग अलग तरह का काम है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी सम एडवांटेजेस है। जैसे फर्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन इज़ एन इफेक्टिव ग्रुपिंग दैट इनेबल्स मीनिंगफुल वर्क। मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम ग्रुप अच्छे से बना सकते हैं तो मीनिंगफुल वर्क भी निकलेगा उससे। इट इज़ ईजी टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। अलग अलग वर्कर्स का काम को हम मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन रिजल्ट्स इन द इंटेरोगेशन ऑफ वर्क। वर्क को हम नया इंटेरोगेशन दे सकते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन के थ्रू। अचीव इकोनॉमिक्स एडवांटेजेस। अगर डिपार्टमेंट बने हैं तो हर एक डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड पर्सन ही बैठे हैं, तो पैसे का बहुत सेव होगा इसके साथ। डिपार्टमेंटलाइजेशन इनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल कंडीशंस वाया लो ऑपरेशनल कॉस्ट। और हम लोकल कंडीशंस को, जैसे लोकल हमारा जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ बोल सकते हैं मशीनरी है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, जहाँ स्टोर में कोई मटेरियल पड़ा है, उसको हम पूरी एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग देना आसान है डिपार्टमेंटलाइजेशन में। और डिपार्टमेंटलाइजेशन करने से हमारे पास स्पेशल स्किल्ड वर्कर या ट्रेनिंग ही हमारे पास पहुंचेंगे, और हम अपने जो नए वर्कर रखने हैं, नए इंजीनियर रखने हैं, उनको हम अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। और लास्ट में डिपार्टमेंटलाइजेशन हेल्प्स द कंपनी टू गेन द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन।
और जो स्पेशलाइज्ड पर्सन मैनेजर जहाँ सुपरवाइज़र बैठे हैं तो उनसे हम अच्छी आउटपुट अच्छी एफिशिएंसी से उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपने नए वर्कर्स को उनसे ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं और अच्छे से जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकती है इससे। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।